जो है उसी क्रम में देखिए, जो कुप्रथाएं हैं राजस्थान की, उन्हीं के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से अपन दो पर बातें कर चुके थे। जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बाल विवाह, और दूसरा पॉइंट जो है अपन ने पढ़ा था दहेज प्रथा। इसी क्रम में तीसरा जो पॉइंट है अपना, वह है बाल श्रम। बाल श्रम क्या है? तो यह समाज में प्रचलित एक कुप्रथा है। लेकिन ध्यान रहे, बाल श्रम और बाल श्रमिक दोनों अलग अलग हैं। तो पहले अपन डेफिनेशन जाने बाल श्रम की। तो बाल श्रम किसे कहेंगे आप? देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को विकास के अवसर न देकर उन्हें रोजगार कार्यों में संलग्न कर देना बाल श्रम कहलाता है। देखिए, उम्र का निर्धारण किया गया है इसमें बच्चों का कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को विकास का अवसर ना देकर उन्हें रोजगार कार्यों में लगा देना ही क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। लेकिन बाल श्रमिक के लिए डेफिनेशन अलग होगी। जैसे हम जानना चाहिए बाल श्रमिक की डेफिनेशन। इसके लिए देखिए क्या होगा, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों द्वारा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा निरंतर रूप से दिन में 6 से 8 घंटे 6 से 8 घंटे कार्य करवाया जाए, या बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से करे, तो उसे बाल श्रमिक कहा जाता है। देखिए, इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग जो है स्थिति बोध होती है। किस तरीके से? यहां कार्य का बोध होता है और यहां कार्य करने वाले का ज्ञान होता है। जो कार्य करने वाला है, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, वह बाल श्रमिक है। जबकि यहां पर वही 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य वो क्या है? बाल श्रम है। तो बाल श्रम और बाल श्रमिक दोनों अलग अलग हैं। बाल श्रमिक जो है वो काम करने वाला है, जबकि बाल श्रम जो है वो उस 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य है। तो ये हमने अलग अलग डेफिनेशन जानी है बाल श्रम की और बाल श्रमिक की। अब देखिए, वैश्विक स्तर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा बाल श्रमिकों के लिए अलग अलग जो है न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है।
विभिन्न संगठनों या वैश्विक संस्थाओं द्वारा निर्धारित बाल श्रमिकों की आयु। जैसे एक वैश्विक संस्था है राष्ट्रमंडल कन्वेंशन, तो राष्ट्रमंडल कन्वेंशन ने न्यूनतम आयु 18 वर्ष घोषित की है। बात यह हुई कि राष्ट्रमंडल कन्वेंशन के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बालक के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष घोषित की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक होगा। वहीं भारत सरकार के अनुसार या भारत में बालकों के लिए न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो है 14 वर्ष। यानी कि भारत में प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी उम्र 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है वह व्यक्ति बालक होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है, जिसे किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। हो सकता है 2 स्तंभ बनाए जाएं, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। एक तरफ संगठनों का नाम दे दिया जाए और एक तरफ उनके द्वारा निर्धारित की गई बालकों की जो न्यूनतम आयु है उसका स्तंभ बनाया जाए, दोनों के मिलान की स्थिति आती है। या सीधा पूछ लिया जाए जैसे राष्ट्रमंडल कन्वेंशन के अनुसार बालकों के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है, तो कितना है वो 18 वर्ष होगा। वहीं श्रम संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय उसके द्वारा 15 वर्ष और भारत में जो है 14 वर्ष निर्धारित किया गया है। आगे देखिए, भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई। भारत की अंतिम जनगणना जो कि 2011 में हुई थी। इसी भारत की अंतिम जनगणना के अंतिम संशोधित आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाल श्रमिकों की संख्या 43.53 लाख थी। अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 43.53 लाख, जिनमें से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक बाल श्रमिक किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। जबकि न्यूनतम बाल श्रमिकों की संख्या जो है वो लक्षद्वीप में है। ये बात होगी सर्वाधिक और न्यूनतम की। भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई, जिनके अंतिम संशोधित आंकड़ों के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या जो है वो 43.53 लाख है। जबकि भारत में राज्यवार देखा जाए तो सर्वाधिक बाल श्रमिकों की संख्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, वहीं न्यूनतम संख्या जो है वो लक्षद्वीप में है। जबकि भारत में राजस्थान की स्थिति देखी जाए बाल श्रमिकों की दृष्टि से, तो भारत में बाल श्रमिकों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 6ठा है। राजस्थान का स्थान भारत में कौन सा है? वही 6वां भाग है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बाल श्रम जो है इसको प्रोत्साहित करने वाले कारक देखते हैं हम।
बाल श्रम को प्रोत्साहित करने वाले कारक क्या घटक है वो जिनके कारण जो है बाल श्रम को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, बहुत बड़ा कारण है अशिक्षा। अशिक्षा के चलते भारत में बाल श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा कारण है गरीबी। गरीबी के कारण बालावस्था में ही जो है बालकों को श्रम कार्य में संलग्न कर दिया जाता है। और देखें, बाल श्रमिकों का सस्ती दरों पर उपलब्ध होना। बाल श्रमिक जो है वो सस्ती दरों पर ही उपलब्ध हो जाते हैं। और देखें, छोटे कार्यों में बाल श्रमिकों की कुशलता छोटे कार्यों को जितनी कुशलता के साथ बाल श्रमिक संपूर्ण कर पाते हैं, उस कुशलता के साथ वयस्क जो है उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाता। ऐसे में बाल श्रम को प्रोत्साहन मिलता है। और देखिएगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और देखें तो दुर्व्यसन का शिकार हो जाना, दुर्व्यसन का शिकार हो जाना इत्यादि वो कारण है ये जिनके चलते बाल श्रम को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में बाल श्रम को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक देखिए हमने, अशिक्षा, गरीबी, बाल श्रमिकों का सस्ती दरों पर उपलब्ध होना, छोटे कार्यों में बाल श्रमिकों की कुशलता, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और दुर्व्यसन का शिकार हो जाना। अब हम देखते हैं बाल श्रम के कुप्रभाव या दुष्परिणाम। बाल श्रम के दुष्परिणाम। समाज में इस कुप्रथा के कारण क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, देखिएगा। बालावस्था में शोषण। भाई, बालक जब कार्यस्थल पर जाता है तो उसका शोषण होता है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का बालावस्था में ही शोषण होना शुरू हो जाता है, जिससे उसका विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास का अवरुद्ध हो जाना। बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है जब वो बालावस्था में ही बाल श्रम में संलग्न हो जाते हैं, अर्थात बालावस्था में ही रोजगार कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तब आगे देखिए,
दुर्व्यसन के शिकार हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो बालावस्था में ही दुर्व्यसन के शिकार हो जाते हैं, जिससे कि उनका जीवन यापन करना भविष्य में खतरनाक हो जाता है। प्राणघाती बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी कि बचपन में ही जो है बाल श्रमिक जो हैं वो प्राणघाती बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं। समाज में विभेदीकरण हो जाता है। समाज में विभेदीकरण की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए बाल श्रम के दुष्परिणाम क्या है। बाल अवस्था में शोषण होता है बच्चों का, शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है बालकों का, दुर्व्यसन के शिकार हो जाते हैं, प्राणघाती बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, और समाज में जो है बाल श्रम के चलते विभेदीकरण हो जाता है। यानी कि जो गरीब घरों से संबंध रखने वाले बच्चे हैं वो अमीर घरों से संबंध रखने वाले बच्चों से अलग रूप से देखे जाते हैं, उनमें विभेद हो जाता है, भेद करके देखा जाता है उनको, और समाज में जो है एक तरीके से विभेदीकरण की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास जो किए गए हैं वो क्या है। तो प्यारे विद्यार्थी याद रखें, बाल श्रम उन्मूलन की स्थिति जो है इसको अपन 2 पॉइंट हम रखेंगे। संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं बाल श्रम उन्मूलन के वो क्या हैं, और समय समय पर इनके लिए जो बनाए गए एक्ट या कानून क्या है, उनको अपन जो है 2 भागों में अलग अलग रखेंगे। तो देखें, बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास, बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों में पॉइंट रखेंगे संवैधानिक प्रयास, और दूसरा पॉइंट रखेंगे अन्य कानून। तो इस वीडियो में हम संवैधानिक प्रयास करेंगे, अन्य कानून जो है उनके लिए हम अलग से क्लास करेंगे। तो फिलहाल अपन जानते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में जो संवैधानिक प्रयास किए गए हैं वो क्या है। प्यारे विद्यार्थी देखिए, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ध्यान से लगा के सुने तो ज्यादा टफ नहीं है। हम सबसे पहले संवैधानिक प्रयासों में देखते हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 भाग 2, अनुच्छेद 23(2). ये संवैधानिक प्रयास पढ़ रहे हैं अपन बाल श्रम उन्मूलन के। बाल श्रम उन्मूलन के तहत जो संवैधानिक प्रयास हैं इनमें हम बात करें अनुच्छेद 23 भाग 2 की, तो यह अनुच्छेद जो है मानव से बलात् श्रम को निषेध करता है। यानी कि यह इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी स्थिति में मानव से जोर जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो इस अनुच्छेद के तहत मानव से बलात् श्रम निषेध किया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, उसको जोर जबरदस्ती फोर्स करके आप किसी प्रकार का कार्य नहीं करवा सकते। आगे देखें अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24
देखिए अनुच्छेद 24 जो है वह ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने एवं अन्य उद्योगों में कार्य पर नहीं रखा जा सकता। तो अनुच्छेद 24 के तहत मानव से बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता, यानी कि जोर जबरदस्ती उससे कार्य नहीं करवाया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी प्रकार के उद्योगों में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि निषेध किया गया है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 39 भाग ड, अनुच्छेद 39 ड, यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य इस बात को सुनिश्चित करे कि राज्य में स्त्री एवं पुरुष कर्मकारों की शक्ति एवं उनके स्वास्थ्य पर तथा बालकों की सुकुमार अवस्था पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े एवं आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर राज्य के नागरिक किसी भी कार्य में, किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न ना हो जिससे उनकी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी कि अपन इस अनुच्छेद की लैंग्वेज के बारे में फिर से बात करें तो सीधी सीधी बात यह है कि यह अनुच्छेद राज्य को यह आदेश देता है कि उस राज्य के नागरिक, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, ऐसे किसी कार्य में संलग्न ना हो जिससे उनका भविष्य खतरे में हो एवं ऐसी कोई आर्थिक स्थिति भी उनके सामने उत्पन्न ना हो जिससे वो अपने आप को ऐसे कार्यों में संलग्न कर दें जिससे उनका भविष्य समाप्त हो जाए। आगे देखिए अनुच्छेद 39 च, अनुच्छेद 39 का भाग च, यह अनुच्छेद बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाता है एवं उन्हें शोषण से बचाने का प्रावधान उपलब्ध करवाता है। फिर से देखें अनुच्छेद 39 का भाग च है, यह बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाता है तथा बालकों को शोषण से बचाने का प्रावधान उपलब्ध करवाता है। इसी क्रम में हम बात करें अनुच्छेद 21 क की, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 क को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 21 क को 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। फिर से देखें अनुच्छेद 21 क जो है इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा
मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। और मूल अधिकारों में जोड़े जाने के बाद इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इससे पहले यह अधिकार नहीं था। देखिए, सामान्य स्थिति पहले यह थी कि अभिभावक अपने बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाए या ना करवाए ये उनके ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन बच्चा उस चीज के लिए जो है अपने मूल अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मूल अधिकार जो हैं इनमें अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। और यह अनुच्छेद 21 क जो है ये 6 से 14 आयु के जो बच्चे हैं उनको यह अधिकार प्रदान करता है कि उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। और इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 का भाग ट और जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों में। ये 11वां मूल कर्तव्य है। ध्यान रहे, अनुच्छेद 21 क एवं अनुच्छेद 51 क का भाग ट दोनों ही 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में लाए गए। देखिए, अनुच्छेद 21 के जो है इसका संबंध मूल अधिकारों से है, मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। वहीं अनुच्छेद 51 के का भाग ट जो है ये मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का यह मूल अधिकार होगा कि वह अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। वहीं अनुच्छेद 51 के भाग ट के तहत माता पिता एवं अभिभावकों का यह मूल कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं। तो दोनों का संबंध शिक्षा से ही है। और इतना फर्क याद रखेगा कि 21 क जो है ये मूल अधिकारों में शामिल किया गया था, जबकि अनुच्छेद 51 क का भाग ट मूल कर्तव्यों के रूप में शामिल किया गया है। और दोनों ही जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए थे। आगे देखिएगा, एक अधिनियम था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिनियम का जो क्रियान्वयन हुआ वो अनुच्छेद 21 के एवं अनुच्छेद 45 के तहत किया गया। और इस अनुच्छेद को संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हम आपसे सीधा क्वेश्चन पुटअप करें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, अपना आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? तो अनुच्छेद 21 के और अनुच्छेद 45 के तहत लाया गया। अब देखिए, ये जो आप अधिकार अधिनियम देख रहे हैं निःशुल्क शिक्षा का, जो कि 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रत्येक निजी शिक्षण संस्थान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी कुल सीटों का 25% उन बच्चों के लिए उपलब्ध करवाए जो असहाय हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात को फिर से समझें, जो निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वह इस बात के लिए निजी शिक्षण संस्थानों को बाध्य करता है कि वह अपने शिक्षा प्रांगण में कुल सीटों का 25% उन बच्चों के लिए रिजर्व रखे जो असहाय हैं, निस्सहाय हैं, जो गरीब हैं। उनके लिए इन 25% सीटों का खाली रहना अनिवार्य है। तो ये जो है अपन प्रमुख वो चीजें देख रहे थे, संवैधानिक वो प्रयास देख रहे थे, जिनके माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन का कार्य किया गया। अब दूसरा पार्ट हमने पहले ही इसका बना के रखा है कि बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित जो अन्य कानून थे उनको हम दूसरी क्लास में लेकर आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।